हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। एस के झा सर द्वारा निकाला गया यह सामान्य विज्ञान का बुक जो बिल्कुल ही एनसीईआरटी पे आधारित है और न्यू एडिशन वाला बुक है। यह बुक हर एग्जाम के पर्पज से बहुत ही अच्छा बुक है। इस बुक का फिजिक्स चैप्टर का हर रोज एक टॉपिक बाय टॉपिक सोल्यूशन कराया जा रहा है। पिछली 8 टॉपिक करा दिया जा चुका है। जो चैनल पे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर पिछली 8 वीडियो को जरूर देखें। और आज का 9वां वीडियो है। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है तरंग और ध्वनि। तरंग और ध्वनि, जिसे वेव एंड साउंड कहा जाता है। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक क्लास। पहला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है? तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। समुद्र पे जो लहरें बनेगी वह अनुदैर्घ्य होगा। इसको इस तरह याद रखते हैं कि जब विस्फोट होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा, और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। इसे प्रसराप तरंगे भी कहते हैं। यांत्रिक तरंग को ध्वनि तरंग कह सकते हैं, परंतु सभी यांत्रिक तरंग ध्वनि तरंग नहीं सुना जा सकता। इसी आधार पर इसे 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला होता है श्रव्य ध्वनि तरंग। श्रव्य ध्वनि तरंग जिस यांत्रिक तरंग की आवृत्ति 20 एजेड से 20,000 एचजेड तक होती है उसे श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति होती है 20 एजेड से 20,000 एचजेड तक। इसे श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। यह मानव द्वारा सुनी जा सकती है। मानव द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि तरंगे को श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, और इसकी आवृत्ति होती है 20 एजेड से 20,000 एजेड तक। अगला होता है अपश्रव्य ध्वनि तरंगे, जिसे इंफ्रासोनिक कहते हैं। अपश्रव्य ध्वनि तरंगे, इसकी आवृत्ति 20 एजेड से कम होती है। 20 एजेड से कम आवृत्ति वाले को अपश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। अपश्रव्य तरंगे बड़े ध्वनि स्रोत या वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे भूकंप के समय पृथ्वी से उत्पन्न ध्वनि तरंग। अपश्रव्य तरंग कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ आदि जंतु सुनता है। अपश्रव्य तरंग जो होता है वह मनुष्य नहीं सुनता है। कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ इत्यादि जंतु सुनते हैं। अपश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 एजेड से कम, और श्रव्य ध्वनि तरंग की होती है आवृत्ति 20 एजेड से 20,000 एजेड तक, जिसे मनुष्य सुनता है। और एक और होता है प्रसराप तरंग। प्रसराप तरंग, जिसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं, यह 20,000 एजेड से अधिक आवृत्ति वाले तरंग होती है। इसे मनुष्य नहीं सुनता है। सर्वप्रथम गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की सिट्टी द्वारा उत्पन्न किया था। गाल्टन एक वैज्ञानिक थे, वह प्रसराप तरंगे की ध्वनि को सबसे पहले उत्पन्न किए थे एक सिट्टी द्वारा। प्रसराप तरंगे के कुछ उपयोग देख लेते हैं, कहाँ पे प्रसराप तरंगे की उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई एवं उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति को पता लगाने में सोनार की सहायता ली जाती है, और संकेत भेजने में हो जाता है। उद्योगों में मशीन के पुर्जों या चिमनियों में जमी कालियों साफ करने में, कृषि में कीटों को नष्ट करने में, चिकित्सा में, ईसीजी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों से तोड़ने में, जीवाणुओं के रूप में गठिया में इत्यादि प्रकार में इसका प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा लगभग कितना तक होता है? मनुष्य जो ध्वनि को सुन सकता है आसानी से, वह कितना तक होता है? तो 20 से 20,000 एजेड तक। ऑप्शन 3 हो जाएगा, 20 से 20,000 एचजेड तक। ऑप्शन 3 हो जाएगा। लगातार या एकाधिक किसके कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार किसके कारण सुना जा सकता है? तो परावर्तन। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रसार किसमें अधिक होता है? ध्वनि का जो प्रसार होता है किसमें अधिक होता है? तो ठोस में अधिक होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठोस में। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लक्षण को देखते हैं। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता होता है, तारतम्य होता है, और गुणता। ध्वनि में 3 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तीव्रता उसे हम कहते हैं, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई देती है।
धीमी और तेज ध्वनि तीव्रता के कारण सुनाई देता है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट मीटर पर स्क्वायर होता है, पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता को व्यवहारिक मात्रा डेसिबल होता है। बेल में 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। 45 डेसिबल तक ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं होता है और 45 से ऊपर मनुष्य के कान के लिए हानिकारक होता है। 95 से 100 के बाद मनुष्य है जो 95 से 100 डेसिबल के ऊपर नहीं सुन पाता है, कान के लिए बहुत हानिकारक होता है। फुसफुसाहट में 15 से 20 डेसिबल ध्वनि का प्रयोग होता है और साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल का प्रयोग होता है। साधारण बातचीत जब हम लोग करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल उपयोग में आता है और फुसफुसाहट में बात करते हैं तो 15 से 20 डेसिबल ध्वनि उपयोग होता है। अब तारात्म्य किससे कहते हैं उसको देख लेते हैं। यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटा एवं पतली सुनाई देता है। ध्वनि मोटा एवं पतली तारात्म्य के कारण सुनाई देता है। ध्वनि का तारात्म्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो तारात्म्य है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। लड़की की आवाज़, मच्छरों की भिनभिनाहट आदि तारात्म्य अधिक होते हैं। जिसका आवाज़ पतला होगा उसका तारात्म्य अधिक होगा। लड़कों की आवाज़, मेढकों की टटराहट आदि तारात्म्य कम होता है। जिसका आवाज़ पतला होगा उसका तारात्म्य अधिक होगा, जिसका आवाज़ मोटा होगा उसका तारात्म्य कम होगा। गुणता, गुणता किसे कहते हैं? यह ध्वनि की तीव्रता एवं तारात्म्य दोनों समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर का पाना गुणता कहलाता है। गुणता में तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता भी रहता है और तारात्म्य भी रहता है। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? तो आयाम कहा जाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तो तरंग का समयकाल कहा जाता है। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को तरंग का समयकाल कहा जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण। ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक्स किरण। डॉक्टर लोग एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुम्बकीय निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे गामा किरणें। इसकी खोज हेनरी बेगलर ने किया था। गामा किरणें की खोज हेनरी बेगलर ने किया था। रेडियो एक्टिविटी परमाणुओं में नाभिकों का विखंडन होने पर प्राप्त होता है। इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण यह अपने साथ अधिक ऊर्जा ले जाती है। इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। गामा किरणें की भेदन क्षमता अधिक होती है। ये किरणें प्रस्फुरक पदार्थों तथा सोडियम आयोडाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती है। गामा किरणें आवेशहीन किरण होता है। गामा किरण जो होता है वह आवेशहीन किरण होता है। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने किया था। जब अत्यधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कठोर धातु जैसे टंगस्टन पर टकराते हैं तो एक्स किरण उत्पन्न होता है। एक्स किरण की उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसको देखते हैं। टूटी हड्डियों की जांच में, रवा के अध्ययन में, मेटल डिटेक्टर में। इसकी भेदन क्षमता गामा किरण से कम होती है। एक्स किरण की भेदन क्षमता होती है, उसका भेदन क्षमता गामा से कम होता है। अब पराबैंगनी किरण को देखते हैं। पराबैंगनी किरण की खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये किरण सूर्य, आर्क, स्पार्क, गर्म निर्वात स्पार्क, आयनिक गैसों द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोक लेता है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है उसे पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो ओजोन किरण। इस किरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। पराबैंगनी किरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। पराबैंगनी किरण के कुछ उपयोग हैं उसको देखते हैं। जल को शोधक कीटाणु रहित बनाने में, अदृश्य लिखावट, नकली दस्तावेज को पता लगाने में किया जाता है इसका उपयोग। अब है दृश्य प्रकाश। इसकी खोज न्यूटन ने किया था। इसका उत्पादन सूर्य ज्वाला, विद्युत बल्ब, आर्क लैंप इत्यादि तापदीप्ति वस्तु से होता है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवरण, ध्रुवन, प्रकाश वैद्युतकरण प्रभाव इसके कुछ गुण हैं। अवरक्त किरण को देखते हैं। इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक अवरक्त किरण द्वारा पहुंचती है। सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचता है वह अवरक्त किरण द्वारा पहुंचता है। यह VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म तरंग। इसकी खोज
हेनरिक हटर्ज ने किया था। सूक्ष्म तरंग की खोज हेनरी हटर्ज ने किया था। इसे लघु तरंग भी कहा जाता है। सूक्ष्म तरंग को लघु रेडियो तरंग कहा जाता है। इस तरंग में परावर्तन एवं ध्रुवण की घटना होती है। इसका कुछ उपयोग है। रडार में किया जाता है, उपग्रहों में, बेतार संचार में, माइक्रोवेव ओवन तथा दूर संचार में किया जाता है। अगला है रेडियो तरंग। रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी ने किया था। इसका उपयोग दूर संचार में किया जाता है। इंफ्रारेड किरण क्या है? इंफ्रारेड किरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। इंफ्रारेड किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड होना चाहिए। ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? किस ध्वनि तरंग में सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 100 AZ की आवृत्ति वाली तरंग। ऑप्शन 1 हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 0.1 यानी 1/10 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? इनमें से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य तरंग। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट से। इकोकार्डियोग्राम डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जाता है? सोनार की मदद से किसे मापा जाता है? तो पानी के अंदर मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति को मापा जाता है। पानी के अंदर वाली वस्तु की दूरी एवं गति, दिशा को मापा जाता है सोनार से। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर किसमें दर्शाया जाता है? तो लैम्डा में। ऑप्शन 2 हो जाएगा, लैम्डा में दर्शाया जाता है। अपस्राव जिसे इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? अपस्राव जिसे इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है, उसकी आवृत्ति होती है 20 AZ से कम। 20 AZ से कम को अपस्राव तरंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? इनमें से कौन सा कथन है वह ध्वनि एवं प्रकाश तरंग के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो गामा किरण की। गामा किरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरण कौन सा है? तो परावैंगनी किरण। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरण परावैंगनी किरण है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग की प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? तो वह है आवृत्ति। ऑप्शन 4 हो जाएगा, आवृत्ति। ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो खाली स्थान पर। खाली स्थान पर ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो घनत्व, आयाम विशेषता है, गति भी ध्वनि तरंग की विशेषता है, समय अवधि एवं आवृत्ति भी विशेषता है। घनत्व विशेषता नहीं है, तो क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग होती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग की आयाम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो आवर्तकाल हो जाएगा, आवर्तकाल। ऑप्शन 1 हो जाएगा, आवर्तकाल। प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उसे तीव्रता कहा जाता है। प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहा जाता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ध्वनि किसमें संचरण कर सकता है? तो सभी विकल्प हो जाएगा,
गैस में भी हो जाएगा, द्रव में भी हो जाएगा और ठोस में भी हो जाएगा। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम कौन सा अवस्था होना चाहिए? तो ठोस भी होना चाहिए, गैस भी होना चाहिए और द्रव भी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन 4। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी हो जाएगा। बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इनमें से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। तरंगदैर्घ्य है, आयाम भी है, आवृत्ति भी है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होगा? जब तरंग की आवृत्ति बढ़ेगा तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। तरंग की आवृत्ति बढ़ेगा तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंग में कण संचरण की दिशा में कौन सा कंपन करता है? तो समांतर कंपन करता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, समांतर। किस सतह की तरंग में कंपन तरंग के चलने की दिशा में समानांतर गति करते हैं? तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ऑप्शन 3 अनुदैर्घ्य हो जाएगा। किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 स्पीडन को और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि की स्रोत में अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो 172 मीटर। ऑप्शन 2 हो जाएगा, 172 मीटर। विरलीकरण होता है जहां हवा और दाब होता है। तो निम्न, जहां हवा और दाब निम्न होगा, हवा का दाब निम्न होगा, वहां विरलीकरण होगा। वायु में ध्वनि का वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो उसे पराध्वनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम क्या बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो तापमान, किसी माध्यम में तापमान जब बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति क्या होगा? तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगा। जब ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगा। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में क्या अधिक होगा? तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो लोहा में, यानी ठोस में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, वायु में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक सबसे कम वायु में होता है, कुछ ऑप्शन के अनुसार। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाता है? तो एक्स किरणें है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। स्पीडनों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है? तो उच्च होता है। स्पीडनों का निर्माण वहां होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करती है। यहाँ किस प्रकार की तरंगों का चर्चा की गई है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनुप्रस्थ। ध्वनि की तरंगें विशेषता नहीं करती है किस पर? तो हर्ट्ज होता है जो ध्वनि की तरंग पर विशेषता नहीं करती है। ध्वनि गमन नहीं करता, किसमें ध्वनि गमन नहीं करता है? तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्र और छिद्र युक्त सतहों पर उपयोग करके शोर का अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तकनीक का? तो ध्वनिक सुरक्षा। ऑप्शन 1 हो जाएगा, ध्वनिक सुरक्षा। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कंपन के कारण। ध्वनि होता है वह कंपन के कारण उत्पन्न। ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगे के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन इसका 4 आंसर हो जाएगा। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। निम्नलिखित में से
भिन्नता के कारण स्पीडन और विरलीकरण उत्पन्न होता है? किसके भिन्नता के कारण स्पीडन और विरलीकरण उत्पन्न होता है? तो हवा का दबाव, ऑप्शन 3 हो जाएगा, हवा के दबाव के कारण। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज से मापा जाता है। ध्वनि निम्न में क्या है? ध्वनि तरंग क्या है? तो यांत्रिक तरंग है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो जब तरंग की आवृत्ति दुगनी होगी तो उसकी तरंग दैर्घ्य मूल की आधी हो जाएगी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक्स-रे जो एक चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? यानी एक्स-रे की खोज कौन किए थे? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, विल्हेम रोंटगन। एक्स-रे की खोज विल्हेम रोंटगन ने किया था। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से क्या बढ़ती है? रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि क्या बढ़ाने से बढ़ती है? तो आयाम बढ़ाने से बढ़ती है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है? तो सभी को तरंग की विशेषता कहा जाता है। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को तरंग की विशेषता कहा जाता है। किसमें एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रवृत्ति का वर्णन नहीं करता है? कौन सा एक मात्रा है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? तो ऊंचाई, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऊंचाई। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों की उच्च घनत्व के क्षेत्र क्या कहलाता है? तो स्पीडन कहलाता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्पीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरंगों में स्पीडन और विरलन प्रक्रिया शामिल है? स्पीडन और विरलन प्रक्रिया किसमें शामिल है? तो अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन 1 हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग में। तरंग का आयाम होता है, तरंग का आयाम क्या होता है? तो माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा का कण क्या होता है? तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसका एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा की। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा की एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। हवा में ध्वनि का तरंग क्या होता है? तो अनुदैर्घ्य होता है। हवा में ध्वनि का तरंग अनुदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में 0 डिग्री C तापमान पर ध्वनि की गति होगी? तो 331 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्वनि की चाल को देखते हैं जो भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होता है 267। वायु में ध्वनि की चाल होता है 332, कहीं पे 31 भी देता है। भाप में 0 डिग्री भाप पे ध्वनि की चाल होता है 405। अल्कोहल में ध्वनि की चाल होता है 1213। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होता है 1269 और पारा में ध्वनि की चाल होता है 1450। यह सब 0 डिग्री पे है। जल में होता है 1493, समुद्री जल में 1533 होता है, लोहा में 5130 होता है, कांच में होता है 5640 और एल्युमिनियम में होता है 6420। और ये तो 0 डिग्री पे था। अब 25 डिग्री पे देखेंगे ध्वनि की चाल। आसुत जल या जल में ध्वनि की चाल होता है 1498 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में ध्वनि की चाल होता है 1531 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में होता है ऑक्सीजन में होता है
316 मीटर पर सेकेंड, स्टील में होता है 5960 मीटर पर सेकेंड और निकेल में ध्वनि की चाल होता है 60-40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, ध्वनि का वेग होता है सर्दी की तुलना में गर्मी में अधिक होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित ध्वनि तरंग भ्रमण करता है, निम्नलिखित ध्वनि तरंग भ्रमण करता है तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति से। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ध्वनि उत्पन्न होता है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वस्तुओं में कंपन होने पर, ध्वनि उत्पन्न होता है वस्तुओं में कंपन होने पर। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है? तो 0 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव कान की समान श्रव्य सीमा कितना है? मानव कान समान श्रव्य सीमा यानी समान आवाज कितना तक सुन सकता है? तो 20 एजेड से 20,000 एजेड तक। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 331 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड होता है। कौन सा एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है? तो माध्यम की प्रकृति। ऑप्शन 3 हो जाएगा। समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1531 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तरंग चमगादड़ को अपने रास्तों में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है? तो पराश्रव्य तरंग। चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का रेंज कितना होता है? तो 16 से 16,000 से 20,000 HZ तक। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किसमें अधिक होता है? तो 20,000 AZ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 20,000 AZ। ध्वनि तरंगे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन इसमें 3 हो जाएगा। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किस रूप में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक। ऑप्शन 1 हो जाएगा, सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करता है? तो ठोस पदार्थ में। ध्वनि सबसे तेज माध्यम में चलता है ठोस पदार्थ में। ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस का निर्धारण करता है? तो आवृत्ति। ध्वनि का मोटा या पतला कौन निर्धारण करता है? तो आवृत्ति। ऑप्शन 1 हो जाएगा। बोलो, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तो आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों का उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो स्पीडन कहलाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्पीडन। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर। ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो प्रतिध्वनि कहलाता है। ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। मनुष्य बहुत उच्च ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि का स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो 80 डेसिबल। मनुष्य 80 डेसिबल तक ध्वनि सहन कर सकता है। ध्वनि का स्रोत देखेंगे डेसिबल में कि किस स्रोत में कितना डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग साधारण बातचीत करते हैं तो उसमें 30 से 40 डेसिबल का प्रयोग होता है। जोर से बात करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल। ट्रैक्टर और ट्रैक से उत्पन्न ध्वनि होता है 90 से 100 डेसिबल और ऑर्केस्ट्रा से उत्पन्न ध्वनि होता है 100 डेसिबल। मोटरसाइकिल से 110 डेसिबल उत्पन्न होता है। सॉरी, विद्युत मोटर से 110, मोटरसाइकिल से भी 110 होता है। सायरन से 110 से 120 डेसिबल उत्पन्न होता है।
मशीन गन में 170 होता है और मिसाइल में 180 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। 60 से 80 के ऊपर की ध्वनि भारत नियम के अनुसार प्रदूषित ध्वनि माना जाता है। कितनी एजेड की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है? तो 22,000 एजेड, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम के छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो उसे फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।